आज की कहानी एक ऐसे स्वाभिमानी परिवार की कहानी है जो कि खाली पेट तो सो सकते हैं लेकिन कभी किसी का हक नहीं मार सकते। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले मनोज की। मनोज के परिवार में उसकी पत्नी संगीता, बड़ी बेटी नेहा और छोटा बेटा विनय था। मनोज दिल्ली से राजस्थान की टैक्सी चलाता था। उसकी खुद की गाड़ी है जो कि उसने फाइनेंस करा रखी थी, जिसकी किस्तें निकालने में उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी और पूरे तरीके से सफलता मिल भी नहीं रही थी। एक बार की बात है, मनोज शाम को जब अपने घर लौटता है तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसकी पत्नी संगीता पूछती है कि आज आप ज्यादा परेशान लग रहे हैं, कोई खास वजह है, क्या हुआ है? तो मनोज कहता है कि आज कोई भी बुकिंग नहीं मिली है। अब हम प्राइवेट टैक्सी वालों को ज्यादा कोई पूछता नहीं है। अगर यही हाल रहा तो हो सकता है हमारे हाथ से हमारी गाड़ी चली जाए और फिर दोबारा गाड़ी बनाना बहुत मुश्किल है। तो संगीता कहती है कि मनोज, आप परेशान मत हो, हमारे साथ कभी गलत नहीं होगा, आप बस भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास रखो। मनोज कहता है कि संगीता, देखो ये सब कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम असल जिंदगी में देखें तो हमारी मदद हमें खुद करनी पड़ती है। संगीता भी मनोज की बात से सहमत होकर कहती है कि ये भी ठीक ही कहा आपने। तो मनोज कहता है कि देखो, मैं अभी फिलहाल दिन में ही टैक्सी चलाता हूं, अब क्यों ना मैं रात की भी सवारी पकड़ लूं। संगीता ये सुनकर कहती है, मतलब 24 घंटे में से आप 17-18 घंटे सिर्फ गाड़ी चलाओगे? अरे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मनोज बोलता है कि हमारे पास कोई और चारा नहीं है। अब ये बात उसकी बेटी नेहा सुन लेती है। नेहा का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। नेहा अपने पापा मनोज से बोलती है कि पापा, मैं पढ़ी लिखी हूं, क्यों ना मैं भी जॉब करूं, जॉब करके मैं आपकी मदद कर पाऊंगी और मैं ये गाड़ी कहीं नहीं जाने दूंगी। मनोज ये सुनकर कहता है कि बिटिया, ख्याल तो बहुत अच्छा है, तुम कोशिश करके देखो, अगर कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो। संगीता ये सुनकर मुंह बना लेती है और थोड़ा गुस्से में कहती है, तुम बाप बेटी को भी ऊट पटांग बातें क्यों दिमाग में आती हैं? अरे बिटिया बड़ी हो गई है, कॉलेज पास कर लिया है, अब उसकी शादी करूंगी मैं या ये नौकरी करेगी? मनोज कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझसे तुम इस बारे में कोई बहस मत करो। अब नेहा कहती है कि नहीं पापा, आप मेरी तरफ रहो, मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं तो जॉब करूंगी और आपकी मदद करूंगी। संगीता गुस्से में कहती है, ठीक है, तुम दोनों अपनी अपनी चलाओ, मेरी तो यहां कोई सुनता ही नहीं है। इतने में उनका बेटा विनय वहां आता है और बोलता है कि नहीं मम्मी, मैं आपकी तरफ हूं, ये दोनों एक तरफ, हम दोनों एक तरफ। अब ये छोटा सा परिवार जो कि अभी समस्याओं से घिरा हुआ है, लेकिन देखिए अपनी मस्ती में मस्त है। अभी उनको उस समस्या के बारे में कोई अनुमान नहीं था जो अभी आने वाली है। अब यहां मनोज, संगीता, नेहा और विनय आपस में हंस बोल रहे थे। तभी बाहर से धड़ाम की एक जोरदार आवाज आती है। आवाज सुनकर वो सभी चौंक जाते हैं। मनोज कहता है कि तुम लोग अंदर ही रुको, मैं जरा बाहर देखकर आता हूं कि क्या बात हुई है। वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है तो उसकी गाड़ी में किसी ने गाड़ी ठोक दी थी। जो गाड़ी उसकी गाड़ी में भिड़ी थी वो एक बड़ी सी गाड़ी थी और उसमें 4-5 लड़के नशे में धुत थे। मनोज एकदम से बोलता है कि भाई साहब, ये कोई गाड़ी चलाने का तरीका है? आपने तो मेरी गाड़ी तोड़ दी। अब वो सभी लड़के नशे में थे तो उन्होंने मनोज के साथ बदतमीजी की, मारपीट की। जब तक संगीता और नेहा बाहर आए तब तक वो चारों लड़के उसके साथ मारपीट कर भाग चुके थे। इस मारपीट में मनोज के हाथ में चोट भी लग गई थी। उसे दुख अपने हाथ पर लगी चोट का नहीं था, उसे दुख यह था कि उन लोगों ने मेरी गाड़ी तोड़ दी। ये देखकर संगीता रोते रोते कहती है कि आपको इतनी चोट कैसे लग गई, क्या हुआ? तो नेहा कहती है, मम्मी सारी बातें बाद में, पहले पापा को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मनोज साफ मना कर देता है, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। नेहा कहती है कि पापा, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, आप चुपचाप हमारे साथ चलो, हम डॉक्टर साहब को दिखाएंगे। जब डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे हुआ तो पता चला हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर साहब ने दवाई तो लिखी ही, साथ ही उस टूटे हाथ पर प्लास्टर भी चढ़ा दिया। अब मनोज बहुत परेशान हो गया कि ये जबरदस्ती का खर्चा बढ़ गया है और अभी गाड़ी भी ठीक करानी पड़ेगी।
मनोज अगले दिन सुबह अपनी गाड़ी एक मैकेनिक के पास ले जाता है और उससे पूछता है कि भाई साहब, इसको बनाने में कितने रुपए लगेंगे। मैकेनिक बताता है तकरीबन 6,000 रुपए का खर्चा तो है। अब यहां उसका बजट बिगड़ता जा रहा था। जब मनोज अपनी गाड़ी बनवाकर घर आता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है कि संगीता, नेहा और विनय बड़े गुस्से में मुंह फुलाकर बैठे हैं। मनोज पूछता है कि क्या हो गया, आपस में कोई झगड़ा हुआ है क्या? मुझे बताओ क्या बात है। संगीता कहती है कि ये तो मेरी बात मानती ही नहीं है। अब नेहा बोलती है कि पापा देखो ना, आपने और मैंने क्या डिसाइड किया था कि मैं जॉब करूंगी और मम्मी रिश्ते की बात कर रही हैं। कोई लड़का देखने आने वाला है। ये सुनकर मनोज हैरान होकर कहता है, कौन आने वाला है? तुम कम से कम मुझे तो बताया करो। संगीता कहती है कि ये सारी बातें मैं आपको कब बताऊं, आपको समय कहां मिलता है। आप सुबह ही गाड़ी ठीक कराने चले गए। भाई लड़का भले घर का है, अच्छा कमाता है, अच्छा दिखता है और वो बस 10 मिनट में आने वाले हैं। मनोज नेहा से कहता है, बेटा कोई बात नहीं, मम्मी का दिल रखने के लिए कम से कम तू लड़का देख तो ले। तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। तभी विनय हंस के कहता है कि दीदी अगर वो पसंद नहीं आए ना तो उनसे हम समोसे के पैसे ले लेंगे। और सब लोग हंसने लगते हैं। अब उनके घर की घंटी बजती है, लड़के वाले आते हैं। अब यहाँ बातों का दौर चल ही रहा था। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद ही लड़के की मम्मी बोली कि देखिए हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं, हमें तो बिटिया बस एक जोड़ी कपड़ों में चाहिए। मनोज, संगीता और नेहा तीनों को यह बात पसंद आ रही थी कि कितने अच्छे लोग हैं। तभी लड़के की मम्मी ने 2 शब्द और बोल दिए। उन्होंने कहा, देखो हमारे पास वैसे तो भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन हाँ आप अपनी बिटिया को तो सब कुछ देंगे ना। देखो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि आप बिटिया को बिना गाड़ी या बिना फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन के खाली हाथ ही भेज दें। अपनी बिटिया को तो सभी देते हैं। अब यहां नेहा कहती है कि देखिए आंटी जी, मैं पढ़ी लिखी हूं, अपने पति की आर्थिक स्थिति को सुधारने में नौकरी करके उसका हाथ बटा सकती हूं, लेकिन अपने पापा के खून पसीने की कमाई को लेकर आपके सामने रख दूं, मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हूं। मैं अपने पापा मम्मी से बहुत प्यार करती हूं, उन्हें दुख देकर मैं अपने सुखों की शुरुआत नहीं कर सकती। अब ये बात लड़के की मम्मी को बहुत बुरी लग गई। उन्होंने कहा कि ये कितनी जुबान चला रही है, ये कैसी बदतमीज लड़की है। अच्छा है हमें इसकी जुबान अभी पता पड़ गई, ये तो मेरे बेटे के लायक ही नहीं है। ये कहकर वो लोग गुस्से में तमतमाते हुए वहां से निकल गए। ये सब देखकर संगीता ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली कि तुम दोनों चुप नहीं रह सकते हो। तो मनोज बोला कि बिटिया गलत क्या बोल रही है, उसने यही तो कहा कि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, हम नहीं दे सकते। तभी विनय मजे लेते हुए कहता है, मम्मी अब जब वो लोग चले गए हैं तो क्या मैं उनके समोसे उठा लूं? नेहा हंसकर कहती है, हाँ भाई उठा ले, वो इस समोसे के लायक ही नहीं थे। और सब लोग हंसने लगते हैं। मनोज संगीता से कहता है कि देखो मेरी बेटी को तुम बार बार परेशान मत किया करो, नेहा का जब मन होगा तब शादी करेगी। नेहा कहती है, पापा मुझे परसों एक जगह जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, आप मेरे साथ चलोगे? मनोज बोलता है कि बेटा मैं जाता तो जरूर, लेकिन इस हाथ की वजह से गाड़ी चलाने में बड़ी समस्या होगी, आप अपने आप चले जाना। नेहा कहती है, ठीक है पापा, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अगला दिन होता है और मम्मी एक बार फिर रिश्ता ले आती हैं। आज संगीता बड़ी खुश नजर आ रही थी। मनोज कहता है कि बड़ी खुश लग रही हो, क्या सब्जियां फ्री में मिल गईं या सब्जी के साथ ये फल फ्री में मिल गए? संगीता मनोज से कहती है कि सब चीजों के पैसे देकर आई हूं और ज्यादा मुंह मत चलाओ। संगीता नेहा को बुलाती है और कहती है, इधर आ बिटिया, देख इस बार शादी के लिए तू मना नहीं कर सकती। मनोज कहता है कि तुम फिर किसी से बात कराई? अब कोई फिर आ रहा है क्या? अरे हमारी बेटी है या कोई टीवी का प्रोग्राम, जब देखो कोई नया आ जाता है इसे देखने। संगीता मनोज से कहती है कि अरे एक बहुत ही बढ़िया परिवार है जिसके बारे में पता चला है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब है। उन्होंने कहा है कि हम 1 रुपया नहीं लेंगे, बस जैसी आपके पास एक गाड़ी है ऐसी गाड़ी दिलवा दो। अब यहां नेहा और मनोज दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। मनोज कहता है, अभी अभी एक दिन पहले तो यही सब बात हुई थी, तुम फिर से वही बात कर रही हो। तो संगीता बोली, वो तो सब कुछ मांग रहे थे, ये तो बस गाड़ी मांग रहे हैं। मनोज संगीता से कहता है
तुम बात को समझो। आज उन्होंने गाड़ी की डिमांड की है, कल अगर किसी और चीज की डिमांड करें तो हम कहां से पूरी करेंगे? हम अपनी हैसियत के हिसाब से नेहा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। अब एक दिन बाद नेहा का इंटरव्यू था। जहां वो इंटरव्यू के लिए गई थी वहां उन्हें डाटा एंट्री के लिए यानी कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसकी स्पीड अच्छी हो। नेहा इंटरव्यू देने जाती है तो वहां जो मैनेजर इंटरव्यू ले रहा था वो बहुत ही खड़ूस, बददिमाग और थोड़ा बदतमीज किस्म का इंसान था। लेकिन जो वहां का मालिक था वो बहुत प्यारा और अच्छे स्वभाव का इंसान था और उम्रदार था। नेहा आती है तो उससे पूछा जाता है कि आप कितनी देर में कितना टाइप कर सकती हैं? तो नेहा ने कहा कि मैंने ऐसे कभी अंदाजा तो लगाया नहीं। तो मैनेजर कहता है, जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो यहां पर क्यों आई हो? बाहर निकल जाओ। वो बहुत ही बेरुखी से और बदतमीजी से उसको बोलता है। नेहा ने तुरंत जवाब दिया कि आप थोड़ा तमीज से बात करेंगे तो मैं जवाब सही से दे पाऊंगी। तो मैनेजर बोलता है कि 1 मिनट के अंदर कितने शब्द लिख सकती हो तुम? सीधे सीधे तरीके से बताती क्यों नहीं हो? अब यहां नेहा ने मैनेजर से सवाल किया, यहां कितने शब्द लिखने होंगे जो नौकरी पक्की हो जाएगी? तो मैनेजर बोलता है, तकरीबन 200 शब्द पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर अगर तुम 200 शब्द लिख सकती हो तभी तुम इसके लिए ट्राई करो, अप्लाई करो, वरना निकल जाओ। यह सुनकर नेहा ने कहा, सिर्फ 200 शब्द? मैं 1 मिनट के अंदर करीब 600 शब्द लिख सकती हूं। अब जैसे ही उसने 600 शब्द बोला तो मैनेजर की आंखें फट गईं। उसने पूछा कि तुम्हारे घर पर कंप्यूटर है? तो नेहा ने कहा कि नहीं, कंप्यूटर तो नहीं है मेरे घर पर। मैनेजर बोलता है, क्या लैपटॉप है? उसमें प्रैक्टिस करती हो? तो उसने कहा, ना कंप्यूटर है ना लैपटॉप है। तो मैनेजर ने कहा कि ना तुम्हारे घर पर कंप्यूटर है ना लैपटॉप है, तो क्या हवा में लिखती हो? और सब लोग वहां पर हंसने लग गए। दोस्तों, जब किसी का मजाक उड़ रहा होता है ना तो मजे लेने वाले ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब उसने 600 शब्द बोला तो मालिक के भी कान खड़े हो गए और उसने भी उठकर देखा कि भैया किससे बहस हो रही है, कौन है जो हमारे मैनेजर को बराबर जवाब दे रहा है। बाकी लोग खड़े होकर इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो 50 शब्द 1 मिनट या 100 शब्द 1 मिनट पर पहले से नौकरी कर रहे थे। अब यहां नेहा और उस मैनेजर की बहस को लेकर काफी भीड़ लग गई। लेकिन नेहा भी पीछे नहीं हट रही थी, उसे अपने ऊपर भरोसा था। मैनेजर ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाने के लिए पूछा, क्या हवा में टाइप करती हो? लोग हंसने लगे। नेहा ने कहा, नहीं सर, मेरे कॉलेज में कंप्यूटर है और मैं वहां से एक बार उसकी कीबोर्ड की फोटो बनाकर लाई हूं और घर पर मेरे पास एक लकड़ी का फट्टा था, तो उस लकड़ी के फट्टे पर मैंने पूरा कीबोर्ड वैसा का वैसा बना लिया। तो मुझे काफी अंदाजा है कि कौन सा शब्द कहां है, कौन सा अल्फाबेट कहां है, कौन सा सिंबल कहां है। मैंने उसी पर प्रैक्टिस की है। अब तो मैनेजर हंसने लग गया कि लो जी, ये तो लकड़ी के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करके आई है, इसकी तो उंगलियों में भी बहुत जान होगी। और सब लोग हंसने लगे। नेहा ने कहा कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, आप ये बताओ कि अगर मैंने 600 शब्द 1 मिनट के अंदर लिख दिए तो क्या नौकरी मिल जाएगी? मैनेजर कोई जवाब देता उससे पहले मालिक आ गया। मालिक ने कहा कि बेटा, ऐसा होना बड़ा मुश्किल है कि आप 600 शब्द लिख पाओगे, क्योंकि आप अभी असली कीबोर्ड पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ना। यह शायद आपको मुश्किल लगे। उसने उसे बड़े ही तरीके से समझाया। लेकिन नेहा ने कहा कि आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 600 शब्द लिख दिए तो क्या ये नौकरी मुझे मिल जाएगी? तो मालिक ने कहा कि बेटा देखो, ये नौकरी वैसे है 12,000 रुपए महीना की, और अगर तुमने 600 शब्द लिख दिए तो मैं तुम्हें 20,000 रुपए महीना दूंगा। अब सब लोगों के कान खड़े हो गए। जो लोग पहले से वहां काम कर रहे थे वो परेशानी में आ गए और नेहा को उल्टी सीधी बद्दुआएं देने लगे, क्योंकि अगर इसकी नौकरी लग गई तो इन सभी की छुट्टी होने वाली थी, क्योंकि इन सभी का काम तो नेहा अकेले ही कर देगी। अब नेहा ने मालिक से कहा, आपके हिसाब से मैं 1 मिनट में 600 शब्द लिख देती हूं तो मुझे नौकरी पक्का मिल जाएगी और आप मुझे 20,000 रुपए दोगे? तो मालिक ने कहा, हाँ बिटिया, 20,000 देंगे। तो वो मालिक से कहती है, अच्छा कब तक दोगे? मतलब मैं फिर कब तक नौकरी कर सकती हूं यहां पर? तो मालिक ने हंसकर कहा, तुम्हें कब तक करनी है? नेहा कुछ बोलती इससे पहले मैनेजर ने कहा, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? और इस तरह से कोई बात करता है? ये हमारे बॉस हैं, ये इस फर्म के मालिक हैं,
पता है इनकी कितनी फैक्ट्री हैं? ये कितने बड़े आदमी हैं? तुम कैसे बात कर रही हो? और हमारी मर्जी, हम तुम्हें कल नौकरी से निकाल दें। नेहा ने कहा, नहीं, मुझे पहले आप ये बताओ कि कब तक रखोगे मुझे नौकरी पर? तो मालिक कहता है, बिटिया तुझे कब तक करना है काम ये बता। तो वो बोलती है, मैं 20,000 रुपए महीना लूंगी, और तब तक लूंगी जब तक पापा की गाड़ी की किस्तें पूरी नहीं हो जाती। अब मालिक हंसने लगता है कि अच्छा ठीक है, ये सारी बातें बाद में, पहले अपना टेस्ट तो पास करो बिटिया। अब वो कहती है कि हाँ ये बात भी है। तो सब लोग नेहा को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब सभी को यही देखना था कि ये शब्द लिख पा रही है या नहीं लिख पा रही है, या सिर्फ बड़े बोली बोल रही है। अब यहां मालिक उसे ऑल द बेस्ट बोलते हैं। तभी उनके शर्ट के ऊपर खाटू श्याम बाबा का एक प्यारा सा बैच लगा होता है, वो नीचे गिर जाता है। नेहा उस बैच को उठाती है, माथे से लगाती है और मालिक को पकड़ा देती है कि ये आपकी कोई चीज गिर गई थी। नेहा को नहीं पता कि उसने किसको छुआ है। ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज गिर जाती है तो हम भारतीय लोग अक्सर उसे माथे से लगाकर ही रखते हैं ताकि पाप न चढ़े। अब नेहा ने भी इसी तरह खाटू श्याम बाबा के उस बैच को माथे से लगाया और वापस पकड़ा दिया। अब यहां चमत्कार होना शुरू हो गया। खाटू श्याम बाबा नेहा की उंगलियों में आ गए। ये मान लीजिए कि ऐसा नेहा को बहुत समय बाद लगा, क्योंकि जब उसने टाइपिंग शुरू की तो यकीन मानिए किसी को उसकी उंगलियां दिख नहीं रही थी। वो इतना तेज टाइप कर रही थी और तकरीबन 1 मिनट के अंदर उसे जो 600 शब्द लिखने थे वो 3000 शब्दों में बदल गए। यानी नेहा ने 1 मिनट के अंदर 3000 शब्द लिख दिए। और उसके बाद वो कहती है कि क्या मैं सिलेक्ट हो गई? अब सब लोगों ने नेहा के लिए तालियां बजाईं। वहां जो 8-10 लोग थे जो कि 100 वर्ड्स पर मिनट और 50 शब्द 1 मिनट में लिखने वाले थे, सब चिंतित हो गए, परेशान हो गए। भैया हमारी तो नौकरी खतरे में हो गई, इस बच्ची का तो सिलेक्शन हो जाएगा। वो उसे दिल खोलकर बद्दुआएं दे रहे थे। तो मालिक ने कहा कि ठीक है बिटिया, अब तुम्हारी नौकरी पक्की होती है और जब तक तेरा मन करे ना तू मेरे साथ काम कर सकती है। मेरी कोई बेटी नहीं है और आज से तू मेरी बेटी भी है। उसके बाद मालिक मैनेजर से कहता है, नेहा कल से नौकरी पर आएगी और बाकी इन सब का आज आप हिसाब कर दो। तो नेहा कहती है, क्या मतलब हिसाब कर दो? इसमें से किसी को भी आप नौकरी से नहीं निकालोगे? मैनेजर यहां पर गुस्सा होकर फिर बोलता है कि अरे जब तुम इन सभी के बदले का काम कर दोगी तो हम इन सबको नौकरी पर रख के क्या करेंगे? हम फालतू पैसे इन्हें क्यों दें? तो नेहा बोलती है, मैं खुद नौकरी पाने आई थी, सिलेक्ट होने आई थी। मैं किसी को हटाकर नहीं लगना चाहती। कोई जगह खाली है और वहां मैं फिट हो सकती हूं तो ही मैं नौकरी करूंगी। मुझे इस तरह से किसी का घर बेकार करके इन 8-10 परिवार की बद्दुआएं लेकर नौकरी नहीं करनी। मैं कहीं और ट्राई कर लूंगी। अब नेहा अपना बैग उठाकर जैसे ही चलने वाली थी, उसे मालिक ने रोक लिया कि मैं किसी को नहीं हटा रहा बिटिया, तू मेरे यहां काम कर। अब वो जो 8 लोग उसे बद्दुआएं दे रहे थे, उन सब लोगों के मन में नेहा के लिए प्रेम भाव आ गया। ये तो बहुत प्यारी बच्ची है, हमें ना जानती है ना पहचानती है, और हम सबकी नौकरी जो अभी जा सकती थी, एक पल में हम सबकी नौकरी बचा ली। उन सबके मन से, दिल से नेहा के लिए दुआएं निकलने लग गईं। अब नेहा कहती है कि आपने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा एक छोटा सा काम और कर दो। मालिक बोलते हैं कि अच्छा बता और क्या करना है मुझे? वो कहती है कि मुझे आप 100 रुपए उधार दे दो, मुझे जब तनख्वाह मिलेगी मैं उसमें से कटवा लूंगी। तो मालिक कहते हैं, लेकिन तुझे 100 रुपए उधार क्यों चाहिए? वो बोलती है, आज सुबह मैं जल्दी जल्दी में आई हूं, मेरा घर यहां से 12 किलोमीटर दूर है। सुबह तो मैंने टैक्सी ऑटो कुछ नहीं करा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब ऑटो से जाऊंगी और अभी मैं घर जाऊंगी, मेरी नौकरी लग गई है तो मैं बिना मिठाई के जाऊंगी तो बहुत बुरा लगेगा। तो मालिक उसे कहते हैं कि हाँ सही बात है, मैं तेरे साथ चलता हूं, बता कौन सी दुकान से मिठाई लेनी है, मैं तुझे आज खुद अपनी गाड़ी से छोड़ने जाऊंगा तेरे घर तक। नेहा हंसकर कहती है कि चलो फिर मैं आपको अपनी दुकान दिखाती हूं, कितनी अच्छी दुकान है। अब वो जो कंपनी के मालिक थे वो भी ड्राइवर से कहते हैं, किसी शानदार सी मिठाई की दुकान पर गाड़ी रोकना। नेहा कहती है, नहीं भैया कोई शानदार दुकान नहीं, जो दुकान मैं बताऊंगी वहीं से मिठाई लेनी है, बीच रास्ते में पड़ेगी। अब नेहा एक ऐसी दुकान के सामने अपनी गाड़ी रुकवाती है जो छोटी सी है। उस दुकान में बहुत कम मिठाइयां थीं और दुकान में इतनी भी जगह नहीं थी कि वहां मात्र 10 लोग बैठकर खाना खा पाएं। अब मालिक बोलते हैं
कि बिटिया यहां से क्यों ले रही है, मैं तुझे किसी अच्छी सी दुकान से मिठाई दिलवाता हूं। तो नेहा कहती है, नहीं, हम सब यहीं का खाते हैं और यहाँ की मिठाई बहुत अच्छी होती है। अगर किसी बड़ी दुकान का ज्यादा साफ सुथरा खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, और बीमार पड़ेंगे तो दवाई का खर्चा कौन देगा। तो कंपनी का मालिक हंसकर बोलता है कि तेरे से तो बहस करना बेकार है। अच्छा एक काम कर, 4 लड्डू मेरे लिए भी यहां से ले ले। आज मैं भी तेरी वाली दुकान से खाऊंगा। अब वो भी लड्डू खाता है और बड़ा खुश होता है कि हाँ अच्छे तो हैं। अब नेहा अपने बॉस को लेकर जब घर पहुंचती है और गाड़ी से उतरती है तो बॉस कहते हैं, ठीक है बिटिया, अब हम यहां से चलते हैं और कल ऑफिस में मिलेंगे। वो बोलती है, कहां जा रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी आपने मीठा खाया है, पानी पी के जाओ वरना भूत चिपक जाएंगे। अंदर से पापा नेहा को आवाज देते हैं, बिटिया किसमें भूत चिपकवा रही हो तुम। नेहा बताती है, पापा मेरी कंपनी के बॉस आए हैं। अब नेहा उन्हें पानी देती है। वो पानी पीते हैं और मनोज से पूछते हैं कि आपके हाथ में चोट कैसी लगी है। मनोज मालिक को सारी बात बताता है तो वो अपना कार्ड निकाल कर देता है और कहता है कि आइंदा कभी भी ऐसी परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आपकी पूरी तरीके से हर तरह से मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। और हाँ, आज से आप मेरे छोटे भाई हो, क्योंकि मैंने नेहा से बोल दिया है कि मुझे सर या बॉस नहीं बोलेगी, बड़े पापा बोलेगी। मेरी कोई बिटिया नहीं है ना, तो ये मुझे अपनी बेटी जैसी लग रही है। मनोज उन्हें अपनी सारी बात बता देता है तो नेहा के जो बॉस हैं वो कहते हैं, जब आप टैक्सी चलाते हैं तो कौन से रूट पर चलाते हैं। तो मनोज जैसे ही बताता है कि मैं दिल्ली से खाटू श्याम जाता हूं और वहीं से वापस आता हूं, तो बॉस कहते हैं कि आप खाटू श्याम जाते हैं, कितना समय हो गया आपको जाते हुए। तो मनोज बोलता है, तकरीबन 5 साल। फिर वो बॉस बोलते हैं कि आप 5 साल से खाटू श्याम जा रहे हो और आप अभी भी परेशानी में हो, मुझे ये समझ नहीं आया। तो संगीता और नेहा भी बोलते हैं, हाँ ये सही कह रहे हैं, इन्हें 5 साल तो हो गया है इस रूट पर गाड़ी चलाते हुए। फिर बॉस बोलते हैं कि अच्छा तुम खाटू श्याम में कहां जाते हो। मनोज बोलता है, मैं खाटू श्याम के मंदिर तक जाता हूं और फिर कोने वाली दुकान से पूरी सब्जी खाता हूं और वापस आ जाता हूं। तो बॉस बोलते हैं कि इसका मतलब तुम कभी बाबा के सामने नहीं गए। मनोज कहता है, कौन से बाबा। तो बॉस बोलते हैं कि तुम खाटू श्याम मंदिर तक जा रहे हो, लोगों को वहां दर्शन कराने जा रहे हो और अंदर कभी नहीं गए। मनोज ने बोला, मेरा काम अंदर जाने का नहीं है ना, तो मैं बस उन्हें छोड़कर अपना खाना खाकर वापस आ जाता हूं। अब यहां बॉस बोलते हैं कि अब आपको मेरे लिए मेरे साथ खाटू श्याम मंदिर चलना होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि आप मेरे साथ अंदर चलोगे। मैं आपको दुगना तिगुना किराया दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि बाबा के दर्शन करे बिना वापस नहीं आओगे। अब यहां मनोज नेहा के बॉस से कहता है कि 3 गुना किराया तो दूर की बात है, हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, क्योंकि आपने हमारी बिटिया को नौकरी देकर जो उपकार हम पर किया है उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। सबका प्लान बनता है खाटू श्याम दरबार जाने का। बाबा के सामने सबसे पहले आते हैं नेहा के बड़े पापा यानी नेहा के बॉस। वो बाबा के सामने आकर कहते हैं कि बाबा आपकी शरण में आज एक ऐसा बालक आया है जो 5 साल से लगातार आपकी शरण में आ सकता था, लेकिन अभी तक इसे पता ही नहीं था कि वास्तव में कहां पहुंचना है, तो उसे माफ करिएगा। और हाँ, मेरा काम था इसे आप तक लाना, अब इसकी उंगली पकड़कर चलना आप सिखाओगे। बस इतना कहकर वो बाबा के सामने मनोज को ले जाता है और कहता है कि अब तुम और बाबा आपस में एक दूसरे को देख लो, और हाँ तुम्हें यहां तक आना था, बाहर से सिर्फ पूरी सब्जी खाकर नहीं जाना था। मनोज हाथ जोड़कर खाटू श्याम बाबा से एक ही बात मांगता है, बाबा घर में सभी को खुशियां, सबको सद्बुद्धि देना। अब बारी आती है संगीता की। संगीता तो भैया मम्मी है, तो वो तो एक ही बात मांगेगी। उसने हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी बेटी का घर बस जाए और अच्छी सी जगह पर उसकी शादी हो जाए। अब आती है नेहा। नेहा हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे पापा मम्मी पर से सारी परेशानियां दूर हो जाएं और मेरा भैया अच्छे नंबरों से पास हो जाए, अच्छी जगह नौकरी लग जाए। विनय बाबा के सामने आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊं, स्कॉलरशिप मिल जाए और पापा के पैसे मेरी पढ़ाई पर खर्च ना हो, मतलब इस लायक बना दो कि मैं अपने मम्मी पापा को खुश कर पाऊं। खाटू श्याम बाबा भी सोच रहे होंगे कि कैसा परिवार आया है, चारों ने एक दूसरे के लिए मांगा है।
अपने लिए किसी ने कुछ मांगा ही नहीं। खैर, वो सब जब लौट रहे थे तो मनोज ने एक खाटू श्याम बाबा की बहुत प्यारी सी मूर्ति खरीद ली और कहा कि मैं आज से इनकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगा। 5 साल मैंने यहां पर आकर कितने लोगों को दर्शन करवाए और खुद दर्शन नहीं किए। मुझे अब जाकर उनकी शक्ति का अंदाजा हो रहा है। पता नहीं क्यों आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहां कृपा होनी शुरू हो चुकी थी। अगले दिन ही बड़े पापा यानी नेहा के बॉस उनके घर आते हैं और कहते हैं कि सुनो भाई, आप होंगे नेहा के मम्मी पापा, लेकिन मैं इसका बड़ा पापा हूं, तो मुझे भी इसका पूरा पूरा ध्यान रखने का हक है। मैं एक रिश्ता लेकर आया हूं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आकर कन्यादान करना है। बाकी सारी शादी की तैयारियां मैं करूंगा। लड़का आप देखकर हां या ना कर सकते हो। अब यहां नेहा को भी लड़का पसंद था, लेकिन ये सिर्फ बड़े पापा को पता है। ये सुनकर मम्मी पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप हम पर कितने उपकार करोगे। हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, हमें सच में समझ नहीं आता। आप हमें बाबा के दरबार लेकर गए, आपने हमारी बिटिया को नौकरी दी और आज उसके लिए इतना बढ़िया रिश्ता भी ले आए। और कमाल की बात देखिए, विनय भी अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मनोज को भी अब 3 महीने की एडवांस बुकिंग मिल गई थी। इस तरह उस पूरे परिवार के दिन बदल गए और वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।